हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा एंट्री अप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अपने आरआरबी एक्सप्रेस में आज दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में फिर से अपने 40 क्वेश्चन के सेशन के साथ आपके सामने आ रहे हैं और इस 40 क्वेश्चन में इस सारे सेक्शन से आपके सवाल होंगे और सवालों का जो लेवल होगा आपके जो आरआरबी के एग्जाम में आने हैं बिल्कुल उसी लेवल का होगा। इसमें कई सारे ऐसे भी सेक्शन होते हैं जिनको जनरली आप नहीं पढ़ते हैं या पढ़ने क्रम में आप छोड़ देते हैं। आप जो अपनी तैयारी करते हैं तो तैयारी के क्रम में आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहता है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उस पर पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा करते हैं। जो सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है उसकी पढ़ाई आप थोड़ा कम करते हैं। तो हमने जैसे साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं तो वो हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चन थोड़ा कम देखते हैं। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस वाले क्वेश्चन को कम देखते हैं। और जो सब कुछ पढ़ते हैं वो कंप्यूटर को नहीं पढ़ते। कंप्यूटर के भी 1-2 सवाल या 3 सवाल या 4 सवाल हो सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ इस क्वेश्चंस के पैटर्न को कि आप पढ़ें और सारी चीज़ों को देखें। जो क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट में है उसको भी हम लोग करेंगे, जो इंटरेस्ट में नहीं है उसको भी हम लोग करेंगे, ताकि आप आरआरबी में सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी। जो 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 में 40 आप करें, आप उसको पास करें और अपने एग्ज़ाम में आप सफल हों। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ चुके हैं, उन सभी को गुड मॉर्निंग, सबको शुभकामनाएं। हम लोग शुरुआत करते हैं अपनों 40 सवाल की। कल की जो हमारा सेशन हुआ था तो कल के सेशन में हमारे कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि जिनमें कुछ लोगों की शिकायत है कि सर हम लोग का कमेंट नहीं ले रहे हैं, कमेंट के अकॉर्डिंग बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कमेंट या नाम आपका लिया जाएगा, लेकिन उसमें पहले थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी हमारा जो मेन फोकस है वो आपकी टाइमिंग को लेके है कि आप कैसे कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो उस क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन और टाइम बाउंड के अंदर हम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अभी आपके कमेंट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी हम कमेंट देख रहे हैं आपका, लेकिन अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स करने में अल्टीमेटली बताएंगे वही जो हमें बताना है। तो उस पर रिस्पॉन्स करने से अच्छा पहले आपका जो टाइम का जो पंक्चुएशन है उसको ठीक ठाक कर दे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और आगे के लिए आपको समय बचेगा। और फिर 1-2 दिनों में जब आप क्वेश्चन करने में बिल्कुल आपको आसानी महसूस होने लगी, आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन आप ठीक ठाक टैकल कर पा रहे हैं, तो आपकी जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो कमेंट्स हैं उस पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे। तो आप कमेंट करते रहिए, कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखते रहिए, हम आपका देख रहे हैं आंसर, समय समय पर रिप्लाई भी करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा सेशन। दूसरा दिन है, दूसरे दिन का आज का पहला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। व्हाट इज़ लीमर? लीमर क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। मानव शरीर की एक हड्डी है, बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का कारण है, एक साधारण मशीन है, सिंपल मशीन, एन एनिमल दैट इज फाउंड इन मेडागास्कर। तो जिसको इसका आंसर आ रहा हो सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखना शुरू कर दें। तो ये जो लीमर है, लीमर एक्चुअली एक बंदर टाइप का, पुराना जो बंदर टाइप का एक जानवर है जो मेडागास्कर में पाया जाता है। बहुत समाप्ति के कगार पर है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है। थोड़े उसकी पूंछ, जैसे बंदरों की पूंछ होती है तो इसकी लंगूरों वाली पूंछ होती है, लंबी पूंछ होती है, बाल थोड़े घने होते हैं और आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं। यह बिल्कुल इंडेंजर्ड है, विलुप्ति के कगार पर है ये लीमर। और अब केवल और केवल मेडागास्कर, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो केवल मेडागास्कर में पाया जाता है। तो ये क्या है? इसका डी ऑप्शन सही है, एन एनिमल दैट इज फाउंड इन मेडागास्कर। मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक पशु है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, लीमर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इन विच ईयर द वॉल ऑफ बर्लिन वॉज डिमोलिश? किस वर्ष में बर्लिन की दीवार ढहा दी गई थी? अभी जो बर्लिन की दीवार थी ये कहाँ से आ गई? बर्लिन की जो दीवार है, बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है, कैपिटल ऑफ जर्मनी है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, विश्व युद्ध हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों विश्व युद्धों में जर्मनी की सबसे प्रमुख भूमिका थी। तो इसलिए जिन देशों ने हराया, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह हराया, रशिया ने जर्मनी को हराया, तो उनको लगा कि जर्मनी फिर से न उठ खड़ा हो। तो जर्मनी को बांट दिया गया 2 हिस्सों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। उसी में जो जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन को भी डिवाइड किया गया और उसी के बीचों बीच एक कंक्रीट की दीवार बना दी गई। तो वो जो दीवार बनाई गई थी वो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच की दीवार थी। पूर्वी जर्मनी था वो रशिया के प्रभाव में था, जहाँ कम्युनिस्ट शासन था। पश्चिमी जर्मनी था वो ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभाव में था, जहाँ पर कैपिटलिस्ट इफेक्ट था, वो पूंजीवादी। तो ये जो बर्लिन की दीवार थी, एक तरीके से कहा जाता है कि जो शीत युद्ध चला, कोल्ड वॉर चला, उसकी निशानी थी। इसी ने जर्मनी का विभाजन किया था। और ये जो दीवार तोड़ी गई थी 1999, 89, 1982 या सन 2000 में। तो इसका सही जवाब जिनको पता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है नवंबर 1989, नवंबर 1989। 9 नवंबर को एग्जैक्टली अगर डेट कहा जाए तो 9 नवंबर को ये बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई थी।
ठीक है, और फिर से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभरा। तो ये जो बर्लिन की दीवार तोड़ी गई थी वो एक तरीके से समझ लीजिए कि साम्यवाद के पतन को दर्शाता है और शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1989, 1989, नवंबर 1989। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द मालविकाग्निमित्रम? मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? भास, कवि रॉय, बाणभट्ट या कालिदास? तो ये जो मालविकाग्निमित्रम है, इसके जो लेखक थे, ये संस्कृत की बहुत बड़ी रचना है। ये मालविका और शुंग वंश के राजा थे अग्निमित्र। तो शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा। इसकी रचना संस्कृत में की गई थी। ये एक एक्चुअली नाटक है, प्ले है। इसको कालिदास ने लिखा था। तो इसका सही जवाब है कालिदास। कालिदास की संस्कृत में लिखा गया नाटक है मालविकाग्निमित्रम। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बाय विच मटेरियल द फर्स्ट व्हील वाज मेड ऑफ? जो सबसे पहला पहिया बना था वो किस चीज़ का बना था? जो पहिए सबसे पहले इंसान ने, जो मानव ने पहिए का विकास किया, पहले का जो चाक बनाया था जिस पर बाद में मिट्टी के बर्तन बनने लगे, फिर जो पहिया था वो गाड़ी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो पहिए का जो सबसे पहला इस्तेमाल हुआ था किस चीज़ का बना था? रबड़ का, शीशे का, लकड़ी का या लोहे का? तो ध्यान रखेंगे, मानव ने सबसे पहला जो पहिया बनाया था वो लकड़ी का पहिया बना था। वो नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक एज में बनाया था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, लकड़ी, वुड। तो लकड़ी का सबसे पहला जो पहिया था, व्हील था, वो बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बाय विच ऑफ द जीका वायरस इज स्प्रेड? जीका वायरस अभी कुछ साल पहले अभी फैला हुआ था। तो जीका वायरस किसकी वजह से फैला? चूहे की वजह से, मॉस्किटो मच्छर की वजह से, क्रिकेट या रैबिट यानी खरगोश की वजह से? तो जीका वायरस जो था ये वायरस था जो बहुत तेज़ी से फैला था कुछ वर्षों पहले। ये दिन के समय में एक्टिव होने वाले जो एंडीज मॉस्किटोज होते हैं, जो एंडीज मच्छर होते हैं, उस एंडीज मच्छर से ही ये जीका वायरस फैलता है। तो इसका सही आंसर होगा मॉस्किटो, मच्छर से, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। और ये बिल्कुल जीका वायरस का जो इफेक्ट है बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे डेंगू, आपने बुखार सुना होगा, दिल्ली में अक्सर आप देखिए डेंगू फैलता है। तो बिल्कुल डेंगू के मच्छर भी दिन में काटते हैं, जीका वायरस के मच्छर दिन में ही काटते हैं। और इसके मच्छर का जो नाम है एडीज, जो मच्छर है वही काटते हैं दिन के समय का। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इन विच लैंग्वेज यूज्ड आइडियोग्राफ्स? किस भाषा में आइडियोग्राफ यूज किए जाते हैं? आइडियोग्राफ का मतलब है जो सिंबल्स, जो प्रतीक होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। जापानीज भाषा में, इटालियन भाषा में, फ्रेंच या इंग्लिश भाषा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें लग रहा है कि ज़्यादातर लोग अंदाजे से लगा रहे हैं। तो आइडियोग्राफ जो होता है ये सिंबल, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रतीकों के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो एक लैंग्वेज होता है शब्दों का जिसमें थोड़ा सा प्रतीक का इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल होता है जापानी भाषा में। तो इसका सही जवाब है जापानीज लैंग्वेज, जापानी भाषा में इसका इस्तेमाल होता है आइडियोग्राफ का, या आइडियोग्राम भी इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक और तमिलनाडु से बहने वाली नदी कौन सी है? विच रिवर्स फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेरियार। कौन सी नदी है जिसका कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों से प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जो ज़्यादातर लोग देंगे तो वो होगा कावेरी नदी, सी ऑप्शन है। कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम है, ओरिजिन है, ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलते हुए तमिलनाडु में एक जगह है कराईकाल, पांडिचेरी का ही जिला है कराईकाल। तो कराईकाल के पास वो जाके बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में वो मिल जाती है। तो ये कर्नाटका से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए सागर में मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा कावेरी रिवर। तमिलनाडु में जाके समंदर मिलती है और कर्नाटक में इसका उद्गम है, ओरिजिन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय? जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो कैसे बढ़ता है, किसके कारण बढ़ता है? क्रिटॉन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के कारण या ऑक्सीजन के कारण? तो इसका सही जवाब होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये बढ़ता है
बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये साधारण क्वेश्चन है, सिंपल है, ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वजह से ये बढ़ता है, जिसकी वजह से CO2 एक भारी गैस होती है, जिसकी वजह से जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होकर बाद जब वापस लौटती हैं तो वापस वो लौट नहीं पाती और कार्बन डाइऑक्साइड उसको यहीं पर रोक लेता है। तो उसके यहीं रोकने की वजह से धीरे धीरे करके अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है, यानी निचले हिस्से में पृथ्वी के आसपास एक आवरण बन चुका है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारी जिम्मेदार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्टिकल हैज़ पॉजिटिव चार्ज? किस कण में धनात्मक आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश का जो कण है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या क्रिटॉन। तो कौन सा कण है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज में रहता है। तो इसका जो सही जवाब है, ये भी आप सबको पता होगा कि जो परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो जिसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो बैलेंस करता है वो प्रोटॉन बैलेंस करता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। प्रोटॉन धनात्मक होता है, सकारात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज क्या होती है? कितने साल में भारत के मुख्य न्यायाधीश रिटायर होते हैं? तो CJI की जो रिटायरमेंट एज होती है 61 साल, 63 साल, 65 साल या 68 साल। तो इसका सही जवाब, ज़्यादातर लोग इसका सही जवाब जानते हैं, इसका सही जवाब होगा C, 65 ईयर्स, 65 वर्ष। यानी ज़्यादातर यानी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं, ये 65 साल की उम्र में सेवा मुक्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर का सवाल। चंद्रशेखर लिमिट इज अप्लाई टू? चंद्रशेखर सीमा कहाँ पर अप्लाई होती है? तारों पर, स्टार्स, वुल्केनो, ज्वालामुखियों पर, मोशन ऑफ लाइट, प्रकाश की गति, या टू प्लांट लाइफ, पौधे के जीवन पर। तो ये जो चंद्रशेखर लिमिट है, चंद्रशेखर जो सीमा है, ये स्टार्स, तारों पर ये लागू होती है। तारों की आयु और तारा जो है वह जो व्हाइट ड्वार्फ होता है, श्वेत वामन जो स्टार होता है, उसका जीवन जब समाप्त होता है तो किस सीमा के बाद वो जीवन समाप्त होता है, वो जो लिमिट होती है उसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन जो आपके सामने है ए, टू स्टार्स, तारों का जो है उसी के जीवन से संबंधित है चंद्रशेखर लिमिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर सवाल आपके सामने है। विच प्रोसेस रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? कौन सी प्रक्रिया है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने वाली प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी फिर बायोडिग्रेडेशन है, इलेक्ट्रोलिसिस है, गैल्वेनाइजेशन है। तो इसका सही जवाब होगा कौन सी प्रक्रिया है जिससे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हटती है? तो जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण इसको कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो पौधे होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और फिर CO2 ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण जिसको हिंदी में कहा जाता है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, विच पर्सन वॉज द मैक्सिमम गोल्ड इन ओलंपिक्स? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? मार्क इटविज, माइकल फेल्प्स, मैट बियोंडी या माइकल स्मिथ? कौन है जिसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक खेलों में? तो इसका सही जवाब है एक स्विमर हैं, माइकल फेल्प्स, अमेरिका के स्विमर हैं। इन्होंने अपने पूरे जीवन में 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, 28 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिनमें से 23 स्वर्ण पदक हैं, 23 गोल्ड मेडल, और सारे के सारे तैराकी में हैं, स्विमिंग में हैं। तो स्विमिंग का 23 गोल्ड मेडल है, कुल मिला के 28 मेडल। तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, 14 नंबर क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। इन DPT वैक्सीन, DPT का जो टीका लगता है इसमें P क्या है? पेरोसिस, पर्टूसिस, पेंक्लोटिस या पार्किंसन? तो DPT का टीका जो बच्चों को लगता है इसमें P क्या है? तो DPT जो होता है
ये 3 चीज़ों का टीका जो बच्चों को लगता है, 3 इन्फेक्शियस जो डिजीज होते हैं उनके लिए लगाया जाता है बच्चों का। तो डी फॉर होता है डिप्थीरिया, पी से होता है पर्ट्यूसिस और टी से होता है टेटनस। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, इन्हीं तीनों से मिलकर बनता है DPT। तो इसका सही जवाब होगा पर्ट्यूसिस, जो DPT के टीके में दूसरा टीका है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, DPT। अगला है सवाल नंबर 15 हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? ज्यामिति का पिता किसे कहते हैं? ज्यामिति का जनक, जो मैथमेटिक्स लोग आते हैं, आप लोग एग्जाम में मैथमेटिक्स आता है आपके, तो फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा जाता है? यूक्लिड, पाइथागोरस, रामानुजम या फिबोनाची? तो इसका सही जवाब होगा, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, यूनानी जो गणितज्ञ थे, उनका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड ही फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ही मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ज्यामिति को इंट्रोड्यूस किया था और उसको जन्म दिया था ज्यामिति का पिता यूक्लिड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 विच स्टेट कंटेंट्स कामरूप किंगडम? किस राज्य में कामरूप साम्राज्य था? कामरूप का जो साम्राज्य प्राचीन भारत में हुआ करता था, ये इतिहास का सवाल है। राजस्थान, मणिपुर, असम और केरल। तो बहुत इसका आसान जवाब है। जो कामरूप का साम्राज्य था, ये असम राज्य में हुआ करता था। असम राज्य को कामरूप कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय जो कामरूप था, कामरूप का शासक था भास्कर वर्मन। तो भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन की मदद की थी बंगाल के खिलाफ। तो सही जवाब है कामरूप। कामरूप को पहले प्राचीन काल में असम को पहले प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाना जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, ज्योग्राफी का सवाल है आपके। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज कैनाल जॉइंस मेडिटेरियन सी टू कैस्पियन सी, रेड सी, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी। तो ध्यान रखेंगे, जो स्वेज कैनाल है ये विश्व के परिवहन व्यवस्था में, जल परिवहन में खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये स्वेज कैनाल जो है भारत से यूरोप के बीच जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है, रेड सी से जोड़ता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। मेडिटेरियन सी टू रेड सी, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ता है। ये स्वेज नहर 1869 में 1869 में स्टार्ट हुआ था और इसके जो आर्किटेक्ट था फर्डिनेंड डी लेसप ने इसको डेवलप किया था और इसकी लंबाई 168 किलोमीटर की है। अब सोचिए, स्वेज कैनाल बनने से पहले भारत में से अगर यूरोप जाना होता था तो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के जाते थे। 10,000 किलोमीटर का राउंड था। और जब स्वेज नहर बन गया तो अफ्रीका के चक्कर खत्म हो गया और बीच से एक शॉर्टकट रास्ता बन गया और 3,000 किलोमीटर, यानी पूरा 7,000 किलोमीटर का रेंज बच गया। ये 1869 में स्टार्ट हुआ था स्वेज कैनाल, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 विच ऑफ देम इज कॉज ऑफ अर्थक्वेक? भूकंप का क्या कारण है? ये भी भूगोल का सवाल है। अटैक ऑफ ग्रासहॉपर्स, कीड़मकोड़ों का आक्रमण, स्टॉर्म यानी तूफान, मून एक्लिप्स चंद्रमा का जो चंद्रग्रहण है, या वोल्केनिक इरप्शन। तो इसमें अर्थक्वेक यानी जो आता है भूकंप का क्या कारण है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, वोल्केनिक इरप्शन। जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार की वजह से धरती पर कंपन होता है, कंपन की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। तो सही जवाब होगा वोल्केनिक इरप्शन, भूकंपीय उद्गार। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल आपके सामने। विच इज द एंशिएंट संस्कृत डिक्शनरी? संस्कृत का शब्दकोश कौन सा है? जो प्राचीन संस्कृत हमारे, उसका शब्दकोश, डिक्शनरी, जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होती है वैसे संस्कृत की डिक्शनरी कौन सी है? वाक्यवृत्ति डिक्शनरी, अमरकोश या हर्षचरित? तो इसका सही जवाब है संस्कृत डिक्शनरी जो है वो है अमरकोश। अमरकोश की जो रचना थी वो गुप्त काल में हुई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक नवरत्नों में एक थे अमर सिंह। तो अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही समय में, और ये जो अमरकोश था संस्कृत का शब्दकोश था, संस्कृत डिक्शनरी आप कह सकते हैं इसको। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल। विच एनिमल हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ लेग? किस जानवर के सबसे ज़्यादा पैर होते हैं? स्पाइडर, मिलीपेड, सेंटीपेड या ड्रैगन फ्लाई? तो किस जानवर के सबसे ज़्यादा पैर होते हैं? स्पाइडर यानी जो मकड़ी होती है। इसका सही जवाब आप बताएं। ज़्यादातर लोगों को आप घरों में देखते होंगे कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में गोजर बोलते हैं। तो ये जो मिलीपेड होते हैं, गोजर होते हैं। गोजर आप देखते हैं ना घरों में, बरसात के दिनों में खासतौर पर पाए जाएंगे, ढेर सारे पैर होते हैं, लगभग 20 से 100 तक इसमें के पैर होते हैं। तो ये जो मिलीपेड्स होते हैं, इनको मिलीपेड्स बोलते हैं इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज हम लोग घर में गोजर इसको बोला जाता है।
तो हर सेगमेंट में इसके सोचिए 20 से लगभग 100 सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट में 2 जोड़ी इसके पैर होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पैर होते हैं वो मिलीपेड्स यानी गोजर में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी, मिलीपेड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वही जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी ओथ भारत का मुख्य न्यायाधीश कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ देम वॉज द फेमस साइकोलॉजिस्ट? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था? साइकोलॉजिस्ट। तो जो मनोवैज्ञानिक था, साइकोलॉजिस्ट की अगर बात करें कौन वॉज द फेमस साइकोलॉजिस्ट, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ, नील्स बोर, सिगमंड फ्राइड या न्यूटन? तो इसमें ज़्यादातर जो हैं वो साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एकमात्र जो मनोवैज्ञानिक थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, वो थे सिगमंड फ्राइड। सी ऑप्शन है इसका सही है, सिगमंड फ्राइड। ये एक बच्चों के लिए क्लिनिकल थेरेपी इन्होंने ईजाद की थी। ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। विच प्रोसेस डिवाइड द लाइट ऑफ सन इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स? इनमें से कौन सी प्रक्रिया द्वारा सूर्य का प्रकाश अन्य प्रकाश वर्णों में विभक्त हो जाता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिट्रैक्शन या रेडिएशन? तो इसका सही जवाब होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो होता है, इस रिफ्रैक्शन के कारण जो प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश गुजारा जाता है, तो प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश के गुजारे जाने के बाद रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। उस प्रकीर्णन की प्रक्रिया से 7 रंग अलग अलग हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए, रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। ये भी एक अच्छा सवाल है, साइंस से क्वेश्चन है। आरआरबी में हमारे साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने भी साइंस के सवाल चुन चुन के आपके लिए रखे हैं। अगला सवाल, एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। राइजोम का उदाहरण में से क्या है? कैरेट, स्वीट पोटैटो, गार्लिक या जिंजर? तो इनमें से कौन है जो राइजोम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है, राइजोम का जो उदाहरण है वो है जिंजर। जिंजर यानी अदरक। अदरक जो जड़ की तरीके से होता है, रूट की तरीके से होता है, अंडरग्राउंड होता है, भूमिगत होता है। तो ये एक राइजोम का उदाहरण है। कौन सा? अदरक यानी जिंजर। अगला सवाल एक नया सवाल आपको दिखाई देगा, एक नए टेस्ट में सवाल है ये। व्हाट इज उमामी? UMAMI। उमामी क्या है? इसमें ज़्यादातर लोग हमें लग रहा है कि अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। ब्रांच ऑफ मेडिसिन, मेडिकल साइंस, अ टाइप ऑफ टेस्ट, अ टाइप ऑफ मेटल, अ ग्रुप ऑफ बैंड? तो जो उमामी है वो आंसर आप दे सकते हैं, इसका कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग अंदाजे से लगाएंगे। उमामी एक्चुअली जापानी भाषा का टर्म है, और ये जो जैसे जीभ हमारी जो स्वाद ग्रहण करती हैं, टेस्ट ग्रहण करती हैं, तो 5 मूल टेस्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, खट्टा है तो मीठा है तो तीखा है। तो इसी तरीके से 5 टेस्टों में एक टेस्ट है उमामी। ठीक है, जो थोड़ा सा मसालेदार टेस्ट लाता है। ठीक, जैसे खट्टा मीठा नमकीन हम लोग देखते हैं, तो उसी में उमामी भी एक प्रकार का क्या है? टेस्ट है। 5 बेसिक टेस्टों में एक है उमामी। ज़्यादातर जो नॉनवेज मीट वगैरह जो खाते हैं उनमें उमामी का टेस्ट आता है। तो इसका सही जवाब होगा एक क्या है? टेस्ट, स्वाद से जुड़ा हुआ शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से है साइंस का। फुल फॉर्म ऑफ रडार। रडार का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा डी आंसर है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग ये रडार का फुल फॉर्म है। ठीक है, इससे जो बाकी जो गति में आ रही चीज़ें, हवा में जो चीज़ें आ रही हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। रडार से हवाई जहाज़ों का और बाकी उड़ती हुई चीज़ों का आकाश में जो आ रही हैं, रडार के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डी ऑप्शन। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी साइंस से है। क्वेश्चन नंबर 27। टोमेटो, टमाटर क्या है? एक सब्जी है, फल है या बाकी ईटेबल तना है? वेजिटेबल, फ्रूट, पॉड और ईटेबल स्टेम? तो टमाटर क्या है, इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। टमाटर बेसिकली ये भारत की मूलतः फसल नहीं है, ये मध्य अमेरिकी और अमेरिकी फसल है। वहीं से माइग्रेट होकर ये यूरोपीय लोग भारत लेके आए थे। तो टोमेटो बेसिकली एक फल है, फ्रूट का प्रकार है। यानी वैज्ञानिक रूप से टमाटर, हम लोग हालांकि टमाटर को सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली टमाटर सब्जी की दुकान पर मिलेगा, फल की दुकान पर नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअली टमाटर में क्या है? एक फल है, सब्जी नहीं है, जो ज़्यादातर हम समझते हैं।
चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 28। पोल्यूशन इंडेक्स SPM स्टैंड फॉर, SPM क्या है? तो इस SPM का सही जवाब है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। बी ऑप्शन इसका सही होगा, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, जो पर्यावरण में बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो वायुमंडल में घूमते रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठोस होते हैं, और यही जो है पर्यावरण को मापने में इस्तेमाल होते हैं। सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, SPM। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है। हु पेंटेड द लास्ट सपर? लास्ट सपर किसकी चित्रकारी है? तो लास्ट सपर जो है एक पेंटिंग है जो इटली में बनाई गई थी। इटली में मिलान एक शहर है, उसी में 15वीं सेंचुरी में, पहली 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये एक चित्र है, एक पेंटिंग है जो एक मिलान में सांता मारिया के दीवार पर उसको पेंट किया गया है। लास्ट सपर, लास्ट यानी आखिरी, सपर मतलब भोजन, तो आखिरी भोजन ये जीसस क्राइस्ट का इसमें पेंट किया गया है कि ईसा मसीह लास्ट टाइम पर अपने जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इनके अनुयायी थे, उनके साथ वो भोजन कर रहे हैं, आखिरी भोजन। और उसी भोजन में उनके जहर मिला हुआ है, और उसी फिगर में जिसने जहर मिलाया है उसकी भी तस्वीर बनी हुई है। उसके चेहरे पर ग्लानि का भाव है कि उसने ईसा मसीह के खाने में भोजन मिला दिया है, और ईसा मसीह के चेहरे पर शांति का भाव दिखाया गया है। तो कैसे जिसने जहर मिलाया उसके अंदर ग्लानि है, और कैसे ईसा मसीह जानते हुए कि इस खाने में जहर है उस खाने को ग्रहण करते हैं। ये बड़ी शानदार पेंटिंग बनाई गई है इटली के मिलान में, और ये पेंटिंग बनाई है लियोनार्डो दा विंसी। द लास्ट सपर इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है, तो इसका सही जवाब होगा लियोनार्डो दा विंसी। 30, व्हाट इज बेकिंग सोडा? ये भी साइंस का क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सी ऑप्शन इसका तीसरा सही होगा। समय थोड़ा कम है, थोड़ा सा जल्दी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। अगला क्वेश्चन नंबर 31, विच एजेंट गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? जो पेयजल की शुद्धता के लिए कौन सी प्रक्रिया, कौन सा एजेंट सही होता है? तो इसका सही जवाब होगा D, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने का सबसे सही तरीका होता है जो पेयजल को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 32, अ मूविंग बॉडी डेफिनेटली पोसेसेस। गतिशील शरीर में क्या इकट्ठा होता है? काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, या हीट एनर्जी, ऊष्मा। तो इसका सही जवाब होगा गति करते हुए शरीर में वो एक काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा संचरित होगी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन ए पर्सनल कंप्यूटर? जो पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग कौन करता है? मदरबोर्ड, रैम, BIOS या CPU? तो इसका सही जवाब होगा जो भी कंप्यूटिंग का काम होता है, गणना का काम होता है, ये सारा काम CPU में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन इसका सही होगा 33 का ए। अगला क्वेश्चन है 34, बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। बायोटेक्नोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है? तो इसका सही जवाब होगा बी, टेक्निकल स्टडी ऑफ केमिकल इन बॉडी। शरीर में जो रसायन होता है उसका केमिकल स्टडी होता है बायोटेक्नोलॉजी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 35, फुल फॉर्म ऑफ BIOS। तो BIOS का फुल फॉर्म है, इसका सही जवाब होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी ऑप्शन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। अगला क्वेश्चन नंबर 36, द प्रेशर ऑफ अ केबिन ऑफ ए फ्लाइंग एरोप्लेन इज एट हाइट। हवाई जहाज जब ऊंचाई पर उड़ता है तो उसका जो केबिन होता है हवाई जहाज के अंदर जो दबाव होता है वो कितना होता है? जितना बाहर होता है उतना ही होता है, बाहर से कम होता है, बाहर से ज़्यादा होता है, या सी लेवल पर होता है उतना ही होता है। तो ध्यान रखेंगे हवाई जहाज में जो जब यात्रा करते हैं तो स्थितियों को नॉर्मल रखने के लिए जो बाहर दबाव होगा, अगर बाहर से कम होगा तो फिर लोग ऊपर चले जाएंगे, ऊपर छत से उसके लड़ने लगेंगे। तो इसमें लोग सीट पर बैठे रहें, क्योंकि हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ता है, लोग अपने सीट पर बैठे रहें। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से हवाई जहाज के अंदर का जो वायुमंडलीय दबाव है उसको बाहर की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, यानी वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी सी होगा मोर देन आउटसाइड, बाहर से थोड़ा सा ज़्यादा।
अगला सवाल पॉलिटी से है, व्हेन डिड द आरटीआई इनेक्टेड? आरटीआई कब अधिनियमित होता है? तो इसका सही जवाब है अक्टूबर 2005। अगर एग्जैक्ट डेट आप सुनना चाहें तो एग्जैक्ट डेट आपको हम बता सकते हैं 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बिल पास हुआ था। ठीक है, 2005 का है इसका सही जवाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मैनग्रोव मेंटेन्स द बायोडाइवर्सिटी। मैनग्रोव जो होते हैं जैव विविधता को मेंटेन रखते हैं। मैनग्रोव स्टॉप्स फ्लड। मैनग्रोव जो होते हैं बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। मैनग्रोव आर रनिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन रनिंग, यानी नगरीकरण के कारण मैंग्रोव खत्म हो रहे हैं, ये भी सही है। बी ऑप्शन जो है मैंग्रोव गिव्स मैंगो। मैंग्रोव हमें आम देते हैं, ये गलत है। वो आम नहीं देते, वहाँ पर आम के पेड़ नहीं होते। वो किनारों पर जो दलदली इलाके होते हैं वहाँ के पौधे होते हैं जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, जो बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। और बढ़ते हुए नगरीकरण की वजह से इनकी संख्या कम हो रही है। तो पहला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आम का पेड़ नहीं है मैंग्रोव, केवल नाम है मैंग्रोव, आम का पेड़ नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका इज फेमस फॉर? भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? द फॉरेस्ट, द माउंटेन सीरीज, द रॉक शेल्टर, द वाटरफॉल। तो जो भीमबेटका है वो रॉक शेल्टर यानी गुफा पत्थर का जो रॉक है उसमें कुछ केव्स हैं, गुफाएं हैं, उसके लिए फेमस है। इसी में पहले आदि प्राचीन काल में नियोलिथिक में मानव यहाँ पर रहा करता था, पैलियोलिथिक एज का भी है। तो ये जो मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास रायसीना डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये भीमबेटका है। और यही भीमबेटका से पहली बार इंसान ने जो पेंटिंग की थी भारत में, तो फर्स्ट ह्यूमन पेंटिंग ये यहीं से प्राप्त की गई थी, भीमबेटका से। तो इसका सही जवाब होगा ह्यूमन शेल्टर। अगला लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, साइंस का क्वेश्चन फिर से। विच वन ऑफ इज नॉट कॉज ऑफ कैंसर? इनमें से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरण कारक, जेनेटिक आनुवंशिक कारण, जेनेटिक अमेंडमेंट्स आनुवंशिक संशोधन, या ट्रांसमिशन। तो कैंसर सभी कारणों से हो सकते हैं, बस जो चौथा ऑप्शन है डी ट्रांसमिशन, यानी ये संचरणशील बीमारी नहीं है कि एक से दूसरे को हो जाए, आपके परिवार में किसी को हो उससे दूसरे को फैल जाए, ये सब नहीं है। तो ये ट्रांसमिशन यानी संचरणशील बीमारी नहीं है, एक से दूसरे को नहीं होता कैंसर। ठीक है, चलिए तो ये रहे आज के 40 सवाल। इन 40 सवालों में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको साइंस के और जनरल अवेयरनेस के जो विज्ञान से जुड़े हुए सवाल है उसी को रखे गए हैं, क्योंकि यही सेक्शन ऐसे होते हैं जिसको आप एग्जाम में सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं और यही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा, इन क्वेश्चंस को पढ़ के इसका आंसर फिर से देने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के रूप में आप लिख सकते हैं और आपके कमेंट का हम रिस्पॉन्स करेंगे, जरूर करेंगे। ये मत सोचिए कि सर अभी कमेंट का रिस्पॉन्स तुरंत नहीं कर रहे हैं, करूँगे, लेकिन अभी थोड़ा पहले आप क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल समय सीमा के अंदर कैसे आप टाइम पीरियड को डील कर रहे हैं कि 40 क्वेश्चन को कम समय में कर पाएँ। वो चीज़ें जब आपकी अच्छी हो जाएंगी तो कुछ दिनों के बाद हम आपके कमेंट पर भी रिएक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें फिर एक्सप्लेनेशन कम करना होगा, आपका आंसर ज़्यादा देखना होगा कि आप क्या देख रहे हैं। पहले हम आपको आंसर अच्छे से बता दें, फिर आपका आंसर हम लेना शुरू करेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बने रहिए हमारे साथ, ये चीज़ें रेगुलर चलती रहेंगी। आज दूसरा दिन था, अभी 43 दिन और होंगे। जब तक आरआरबी में सिलेक्शन नहीं हो जाता हम आपका साथ देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एनटीए पर अगले क्लास में। थैंक यू।